बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, आज हम अपने कोर्स का थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। आज के लेक्चर में हम पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने स्टडी करनी है बॉन्डिंग की बेसिक्स, वो क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स। एटम्स एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, या इस टॉपिक को हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी कहते हैं। चलें जी, पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम जानते हैं कि क्रिस्टल के अंदर पीरियोडिक अरेज में एटम जो है वो अरेंज होते हैं और डिफरेंट क्रिस्टल की अरेंजमेंट्स जो है वो डिफरेंट होती है। और क्रिस्टल के अंदर जो एटम है वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं, इनके दरमियान स्पेसिफिक इंटरेक्शन मौजूद होता है। किसी भी सॉलिड में हम कह सकते हैं कि कोई भी जो दो एटम हैं सॉलिड के अंदर, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन भी होता है और रिपल्सिव इंटरेक्शन भी होता है। अट्रैक्टिव इंटरेक्शन एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आता है और रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है वो उसमें एटम एक दूसरे को अपोज करते हैं। स्टेबल बॉन्डिंग के लिए ये ज़रूरी है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है वो डोमिनेंट होना चाहिए, ताकि स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कर सके। फिनोमेना जिसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, वेयर एटम्स आर होल्ड टुगेदर, इज नोन एज बॉन्डिंग, या इसको हम केमिकल बॉन्डिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है। A particular arrangement of atom in a crystalline solid is determined by, इसमें अब ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे अरेंजमेंट जो है वो डिसाइड होगी कि किसी क्रिस्टल के अंदर एटम्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, और उसमें शामिल है कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग, इस तरह की बॉन्डिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग, डायरेक्शनैलिटी। समटाइम अगर आप बॉन्डिंग का अपना कंसेप्ट जो है उसको जहन में लेके आए तो डायरेक्शनल बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। एंड कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस वो होती हैं जो एटम्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं, बाउंड करती हैं। उन फोर्सेस को हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ कंसेप्ट है दो तरह की फोर्सेस का, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी मौजूद होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी मौजूद होती हैं। आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ होती हैं। और जहन में रखने वाली चीज़ ये है कि बॉन्डिंग का मेन कैरेक्टर है एटम्स की क्रिस्टल के अंदर अरेंजमेंट में, चाहे बॉन्ड का कैरेक्टर कैसा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, बॉन्ड की डायरेक्शनलिटी कैसी है। इसलिए ये चैप्टर जो है वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रांगली कोरिलेट करता है, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने देखा कि एटम्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट कैसे करते हैं और उस इंटरेक्शन की वजह से डिफरेंट मटेरियल्स एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों रखते हैं। As regard to the nature of the bonding, crystalline solids can be classified as follows. इसमें जो आपके पास इनर्ट गैसेस क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक क्रिस्टल हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, किस किस्म की बॉन्डिंग है उसके हिसाब से डिफरेंट नेचर है, जिसको हमने डिफरेंट नेम दिए हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, मेटालिक क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, और इसी तरह आइस के अंदर जैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग को और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मौजूद होती हैं। बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने से मुराद ये है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस किस्म की फोर्सेस मौजूद होती हैं। उन फोर्सेस को हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस कहते हैं। द इंटर एटॉमिक फोर्सेस एग्जिस्ट अमंग द एटम्स ऑफ अ क्रिस्टल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर। ये इसकी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। बिटवीन द एटम्स देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्सेस। उनका बेसिक एम क्या होगा, टू हेल्ड द एटम्स टुगेदर, एंड देयर शुड बी सम रिपल्सिव फोर्सेस। क्योंकि जब आप किसी
सॉलिड को कंप्रेस करते हैं तो आपको लार्ज अमाउंट में फोर्स जो है उस पर अप्लाई करनी पड़ती है। सो इसका मतलब वो फोर्स उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो ये सिंपल सा फिनोमेना है कि एटम एक दूसरे के साथ बाउंड है तो अट्रैक्शन है, और आप एटम्स को अगर कंप्रेस करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आपको वर्क डन करना पड़ता है टू डिफॉर्म अ सॉलिड। सो दैट्स व्हाई दिस इज एविडेंट दैट कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी मौजूद है। So to understand the forces, let we consider कि हमारे पास दो एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, जिनके दरमियान केमिकल बॉन्ड जो है वो बन सकता है। अब अगर तो वो दो एटम जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर पड़े हैं तो वो फ्री पार्टिकल कहलाएंगे। उनकी एक दूसरे की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, एक दूसरे पे वो कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। सो हम कहेंगे कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। लेकिन जब आप उन एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे देन दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, और जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देम, तो उसकी वजह से उनके दरमियान कोई रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। ठीक है, सो जो नेट आपके पास इंटरेक्शन एनर्जी है बिटवीन द एटम्स, वो अट्रैक्शन की वजह से भी हो सकती है, रिपल्शन की वजह से भी हो सकती है। सो इफ इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं एटम एक दूसरे को, that then two atom bind together and such state is called bonding state। इस स्टेट को हम बॉन्डिंग स्टेट कहेंगे। इसका रिवर्स केस अगर लें, यानी कि अगर इंटरेक्शन रिपल्सिव हो, so atoms will not bind together and this state is called anti bonding state। Suppose two atoms interact via attractive interaction। अट्रैक्शन है एटम्स के दरमियान, हम पहले अट्रैक्शन को कंसिडर करते हैं। अट्रैक्शन किस वजह से हो सकती है? आप समझते हैं कि हर एटम के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, स्पेशली वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो वो दूसरे एटम्स के अंदर मौजूद पॉजिटिव न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड वाइस वर्सा। सो हमें समझ आती है कि दो एटम्स एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल क्यों कर सकते हैं। जब एटम एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो इसकी वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं वो ओवरलैप करने लग जाते हैं। सो ओवरलैपिंग की वजह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन चूंकि एक जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि सेम स्टेट का इलेक्ट्रॉन जो है वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है उसकी वजह से एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन फॉर डायटोमिक केस, जिसमें हम सिर्फ दो एटम्स के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इस वजह से जब एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो हैं वो स्प्लिट कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हायर अनऑक्युपाइड स्टेट्स में चले जाएंगे, जिसकी वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि बढ़ जाती है। ठीक है, सो रिपल्शन की कंट्रीब्यूशन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती है, अट्रैक्शन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करती है। जब अट्रैक्शन जो है वो चूंकि करीब लेके आएगी तो बेसिकली इट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है जब एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो। ठीक है, सो द रिपल्शन इंटरेक्शन कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये मेन पॉइंट है, ओनली व्हेन डिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस। जब तक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ओवरलैप नहीं करेंगे तब तक रिपल्शन नहीं होगी, तब तक सिर्फ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। सो इसका मतलब जब आप एटॉमिक डायमेंशन में आएंगे तो तब जाके रिपल्शन आएगी एंड इंक्रीज वेरी क्विकली, क्योंकि जैसे जैसे आप करीब आएंगे तो फिर बहुत स्ट्रांग रिपल्शन होगी, इंक्रीज वेरी क्विकली एज द डिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, सो है शॉर्ट रेंज, जब एटम एटॉमिक डायमेंशन की रेंज में इतने करीब आ जाएंगे जितनी के एटॉमिक डायमेंशंस है तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स ओवरलैप करेंगे,
तो वेव फंक्शन चेंज होंगे इंटरेक्ट करने के बाद एक दूसरे के साथ। तो इस सूरत में आपको रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है वो नजर आएगा और रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। ये पिक्टोरियल व्यू है, इसका ग्राफिकल व्यू है। ये दो एटम्स हमने दिखाए हैं, एक को आपने एटम 1 का नाम दिया है, एक को एटम 2 का नाम दिया। फर्दर आप इसको करीब लेके आए तो ये न्यूक्लियाई भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो रिपल्शन के भी डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। द मोस्ट सिंपल वन इज कि जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स ओवरलैप करते हैं तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट होते हैं, और स्प्लिट होने की वजह से कुछ हायर अनऑक्युपाइड स्पेस भी ऑक्युपाई हो जाती है। तो हम कहते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग स्टेट को ग्राफिकली ऐसे देखा जा सकता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज दिखा रहे हैं हम। सो यूजुअली हम बॉन्डिंग स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव साइन से शो करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग स्टेट में ये पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज शो कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस पे यू ऑफ आर जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस बिटवीन द एटम आर है। ठीक है, और ये वेव फंक्शन हमने दिखाया है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, इनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन जो है ये रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है। इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका न्यूमेरिकल व्यू लेते हैं। सो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो हम कहते हैं कि ये डिक्रीज करती है पोटेंशियल एनर्जी को, रिपल्सिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती है। ठीक है, सो द नेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सम ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, सो इसके लिए हम एक एनालिटिकल फार्मूला लिख रहे हैं। This is A divided by R power m आर्बिट्रेरी कोई पावर ली है हमने, प्लस B भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, ओवर R पावर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, बेसिकली उसी कंसेप्ट को हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पे A और B जो है वो कांस्टेंट हैं, आर कॉल्ड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कांस्टेंट्स। और इस रिलेशनशिप में जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप है यू ऑफ आर, इसमें ये पहली टर्म जो है ये अट्रैक्शन को शो करती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, इसके साथ इसीलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, और सेकंड टर्म जो है ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन है, इसीलिए ये पॉजिटिव साइन के साथ मौजूद है। इस रिलेशनशिप में एक कंडीशन होल्ड करती है, वो ये है कि n इज ग्रेटर देन m। ये जो पावर r की है डिनोमिनेटर में, ये n जो है रिपल्सिव पार्ट जो है उसमें डिनोमिनेटर की पावर n जनरली हायर होती है m से। ठीक है, सो इस कंडीशन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट क्या है, इंपैक्ट क्या आएगा इसका? सो इसका सिंपल इंपैक्ट है कि इंक्रीज इन रिपल्सिव एनर्जी इज फास्टर देन इंक्रीज इन अट्रैक्टिव, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर हायर है। ठीक है, सो इसका इंक्रीज जो है वो फास्टर है, बट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जब आर की वैल्यू बहुत छोटी होगी तब। ठीक है, सो स्मॉलर वैल्यू की पावर हायर है, सो उससे इंपैक्ट पड़ेगा। सो इसका इंपैक्ट क्या आएगा कि रिपल्सिव एनर्जी जब आप बहुत स्मॉलर डिस्टेंस पे ले आएंगे दो एटम्स को तो ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्सेज आर देयरफॉर नोन एज शॉर्ट रेंज फोर्सेज। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस पे अप्लाई होती हैं, एटॉमिक डायमेंशन में अप्लाई होती हैं। सो इसलिए n का m से ग्रेटर होना ये जस्टिफाई करता है, ये मेक श्योर करता है कि रिपल्सिव फोर्सेस शॉर्ट रेंज हैं। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक लेवल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते तब तक रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करती। सो जब तक एटम बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे नहीं आते, बहुत क्लोज नहीं आते, तो रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इतनी डोमिनेंट नहीं होती। सो यूजुअली अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करती है। सो ये जरूरी है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशनशिप के अंदर n की वैल्यू m से ग्रेटर हो। ठीक है, ये हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, जिसमें एक में हम जब एटम को दूसरे एटम के करीब लेके आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन शो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। ये जो ऊपर लिखा है u ऑफ r इज इक्वल टू माइनस a ओवर r पावर m प्लस b ओवर r पावर n।
ठीक है। और दूसरा जो है वो फोर्स की वेरिएशन को शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू आर। ये एक्स एक्सिस पे आर है और वाई एक्सिस पे फोर्स है, और फोर्स जो है ये आप -du/dr पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के हिसाब से डेरिवेटिव लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आपके पास फोर्स की इक्वेशन बन जाएगी। सो ये फोर्स की इक्वेशन है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी कर्व की स्लोप बुनियादी तौर पे फोर्स की वैल्यू देगी हमें। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशंस मौजूद हों तो वहां पे आप उस कर्व पे स्लोप ड्रा करें तो स्लोप जो वैल्यू आएगी वो आपकी फोर्स की वैल्यू होगी -du/dr, क्योंकि आप जानते हैं ना डेरिवेटिव की जो सिग्निफिकेंस है, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस, वो स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होती है। सो इसमें देखें, हम सपोज करते हैं एक एटम आपका यहाँ पे ओरिजिन पे मौजूद है, एटम 1, एटम 2 इन्फिनिटी से एटम 1 की तरफ आता है। ये मेरे कर्सर को देखें, आपका इसको समझें कि ये एटम 2 है। जैसे जैसे आप इसको करीब लेके आते हैं, जब जब दूर हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो है, नेग्लिजिबल है। ठीक है। इसका मतलब एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। जब वो इंटरेक्टिंग रेंज में आएंगे, ये देखें यहाँ से आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हुई है, जैसे कि हम कहते हैं कि अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है। सो या आप कहें नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, ये देखें। और जैसे जैसे आप एटम्स को करीब लेके आ रहे हैं वैसे वैसे ये इंटरेक्शन जो है वो पहले मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाता है। एक खास रेंज पे जाके इसकी आप मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं या मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे ये इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम है, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वो इक्वल हो गई हैं। ठीक है। सो नेट फोर्स जो है वो जीरो है। सो जब किसी चीज़ पे नेट फोर्स जीरो हो तो वो उसकी मोस्ट रिलैक्स्ड पोजीशन होती है, सो उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। सो ये पॉइंट जहाँ पे हमने लिखा R इज इक्वल टू R0, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम है। इससे आप फर्दर करीब लेके जाएंगे, R इज इक्वल टू R0 से फर्दर आगे लेके जाएंगे, सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जाके जो रिपल्सिव पार्ट है वो बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ना शुरू होती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए आप देखें ये जो डिक्रीज आया था ये बहुत स्लो था। ठीक है। और इंक्रीज आप देखें ये तेजी से बढ़ी है। ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी का चूंकि सम है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ने बढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो इस पॉइंट पे आप देखें ये वो पॉइंट है जहां पे आके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, सो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इसके बाद जो मोस्ट डोमिनेंट पार्ट है वो जस्ट रिपल्शन है, यानी एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए हैं और स्लाइट चेंज से पोटेंशियल एनर्जी में ड्रास्टिक इंक्रीज आएगा। ठीक है। सो ये तो पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशंस हैं। ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रा की हैं ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी को अलग-अलग से शो कर रही हैं, और ये जो सॉलिड कर्व हमने ड्रा की है ये इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है, ये आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी है, दिस वन। ठीक है। सो देखें जब एटम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे तो रिपल्शन होगी। ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। यहाँ पे ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आप फर्दर दूर लेके जाएंगे तो अट्रैक्शन है, जैसे जैसे दूर जाएंगे अट्रैक्शन भी कम होती जाएगी। सो रिपल्शन बहुत दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती, रिपल्शन तभी नजर आएगी जब एटम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। अब आप आ जाएं स्लोप पे। ठीक है। सो इसकी स्लोप निकालेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी, ये रिलेशनशिप है बिल्कुल उसी तरह का आपका जो है वो कर्व का बिहेवियर होगा। सो ये आपकी फोर्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। एट R इज इक्वल टू R0 आप देखेंगे फोर्स जीरो है।
ठीक है। सो ये r इज इक्वल टू आर नॉट है। यहाँ पे अगर आप इसकी स्लोप निकालें, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूं आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट के टेंजेंट, ठीक है। यूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसकी स्लोप जो है वो 0 होगी, दैट्स व्हाई योर फोर्स इज 0, ठीक है। इसी तरह बाकी पॉइंट्स पे भी आप इसी तरह जो है वो फोर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप देखें इस ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन है, ये बेसिकली अगर इसके ऊपर रख दें तो ये डॉटेड लाइन उसकी कंटिन्यूएशन है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और फोर्स जो है वो 0 है, राइट। सो अगेन इसमें भी वही कंसेप्ट है आपके पास। ये जो लोअर पार्ट है ये अट्रैक्शन को शो करता है और ये जो इस कर्व का हॉरिजॉन्टल लाइन से अपर पार्ट है ये रिपल्शन को शो करता है, ठीक है। सो जब तक 0 से नीचे रहेगी फोर्स की वैल्यू, जब तक नेगेटिव रहेगी तब तक अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, और जैसे ही वैल्यू 0 होगी इसका मतलब कोई फोर्स नहीं है, जैसे वैल्यू पॉजिटिव होगी इसका मतलब एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो जो आपके पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप था उसको हमने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया, ठीक है। सो ये पॉइंट अगर आप देखें, सो ये वो पॉइंट है जहां पे फोर्स जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है, नेगेटिव फोर्स है। सो यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगी इस पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेंट है और मैक्सिमम है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इस पॉइंट ए के बाद रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करना शुरू करेगी, यहाँ आके दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगी और यहाँ से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, लेकिन ये सारा प्रोसेस शॉर्ट रेंज में होगा, ठीक है। सो ये ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन थी कि एटम्स एक दूसरे को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह रिपेल करते हैं, कहाँ पे अट्रैक्शन होगी, कहाँ पे रिपल्शन होगी, ठीक है। सो जब एटम एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो एटम्स जब बॉन्डेड स्टेट में होते हैं तो वो ऑसिलेटर की तरह अट्रैक्ट रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर एक चेन ऑफ एटम ले लें, एक एटम जो दो एटम्स के दरमियान मौजूद होगा, सो पहले वो लेफ्ट वाले एटम की तरफ जाएगा क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन है, तो लेकिन जब लेफ्ट वाले एटम के बहुत करीब जाएगा तो रिपल्शन होगी, सो राइट वाले एटम की तरफ चला जाएगा। सो एटम इस तरह से ऑसिलेट करते हैं अपनी बॉन्डेड स्टेट के अंदर। अब इसको फर्दर कुछ हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। सो यही जो आपका फोर्स का रिलेशन था, इस रिलेशनशिप को अगर आप देखें, फोर्स का जो रिलेशन था इसमें एट आर इज इक्वल टू आर नॉट हमने नोट किया कि फोर्स जो है वो 0 के बराबर है। एट आर इज इक्वल टू आर नॉट हमने नोट किया कि फोर्स जो है वो 0 के बराबर है, राइट। सो इसमें अगर आप फोर्स को 0 के बराबर पुट कर दें तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये टर्म जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगी, सो नेगेटिव वाली टर्म को जो है आप दूसरी साइड पे ले जाएं। सो एम ए ओवर आर पावर एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन बी ओवर आर पावर एन प्लस 1। यहाँ से ये कांस्टेंट ए और बी जो है इनकी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं अगर आप एम और एन की वैल्यूज जानते हो, और अगर आप जो है वो आर नॉट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो जानते हो। सो बी इज इक्वल टू ए एम ओवर एन आर पावर एन माइनस 1। इसको जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बी की वैल्यू के लिए हमने सॉल्व किया। सिमिलरली फॉर पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ आर इज इक्वल टू दिस, हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जहाँ पे फोर्स 0 होती है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, वहाँ पे मिनिमम होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। सो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की ये जो इक्वेशन है इसमें आर इज इक्वल टू आर नॉट पुट कर दें, यू ऑफ आर इज इक्वल टू यू नॉट के बराबर पुट कर दें, ठीक है। और इसमें जो है वो बी की वैल्यू पुट कर दें, ये जो आपने कैलकुलेट की है। सो इससे माइनस ए ओवर आर नॉट पावर एम जो है वो कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट्स में आपके पास बचेगा 1 माइनस एम ओवर एन। सिंपल सी मैथमेटिक्स से आप ये करके देख सकते हैं। सो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम
पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप आ जाएगा। अब हम इस रिलेशन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सो इसमें हमने पुट करना है R इज इक्वल टू R नॉट, ठीक है। और ये जानते हुए R इज इक्वल टू R नॉट, और ये जानते हुए कि U नॉट यानी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर नहीं है, राइट। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो इसमें अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि n जो है ये m से ग्रेटर है। इस इक्वेशन को देखें जो आपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें डोमिनेटिंग पार्ट जो है वो कौन सा होगा, ठीक है। n इज ग्रेटर देन m, सो m बाई n जो रेशो है ये 1 से लेस होगी। सो 1 में से 1 से लेस वैल्यू जब आप माइनस करेंगे तो कोई पॉजिटिव आंसर आएगा। सो ओवरऑल आपका जो आंसर है वो इस पार्ट से आपको मिलेगा -a ओवर r नॉट पावर m। अगर इस टर्म को आप देखें, दिस इज वेरी सिमिलर टू दी फर्स्ट टर्म -a ओवर r पावर m, और फर्स्ट टर्म क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 नहीं है, ठीक है, बल्कि एक मिनिमम वैल्यू है, और उसमें मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट जो है वो क्या चीज है, वो आपके पास अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन है। या आप सिंपली n को वेरी वेरी ग्रेटर देन m ले लें तो m बाई n जो है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, और u नॉट इज इक्वल टू -a ओवर r नॉट पावर m के बराबर आ जाएगी, जैसे कि मैथमेटिकली हमने यहाँ पे शो किया है। सो द टोटल एनर्जी इज एसेंशियली अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। सो ये हमारी डिस्कशन थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि कहाँ पे अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, कहाँ पे रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और इसके रिजल्ट के तौर पे कहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और कहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जब एटम एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं तो कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो नेट एनर्जी है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी ऑफ कोहेशन भी कहते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी कहते हैं। डिसोसिएशन एनर्जी जो एटम्स को इन्फिनिटी डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए आपको देनी पड़ेगी। कोहेशन की एनर्जी जो एटम्स को जब आप एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको आप कोहेशन की एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी जो है वो फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, और जितनी ये एनर्जी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही स्टेबल होगा। सो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब आते हैं हम एक्चुअल क्रिस्टल की तरफ। यहाँ तो हम दो एटम्स की या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। तो अगर आप एटम की बात करते हैं तो एटम्स में एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। सो एक से ज्यादा एटम्स यूनिकली अरेंज्ड होते हैं। सो इतना सिंप्लीफाइड वे से उनका इंटरेक्शन जो है वो स्टडी नहीं किया जा सकता। अगर हम इस इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें एग्जैक्ट नेचर पे जाना पड़ेगा कि किस एलिमेंट के मॉलिक्यूल किस एलिमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन कैसा होता है, किसके कितने इलेक्ट्रॉन है, किसकी किस किस्म की बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या शेयर होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है एटम्स की, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल इंटरेक्शन, ठीक है। इन सम केसेस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेक्स प्लेस। बाज केसेस में जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नियरली फ्री है, जैसे मेटल्स के अंदर हम कहते हैं, तो पार्शियल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस भी होते हैं, डाइपोल्स बन जाते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है जैसे कि इनर्ट गैसेस के अंदर होता है। इन्हीं इंटरेक्शंस की बेस पे हम जो आपके पास क्रिस्टल्स हैं या बॉन्ड्स हैं उनको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम, जैसे NaCl की अगर आप एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है, Na देता है, Cl उसको एक्सेप्ट करता है, दोनों पे चार्ज आ जाता है अपोजिट, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है Na और Cl के दरमियान। इस तरह का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं
सो इसमें दोनों एटम्स की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि दोनों अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे नहीं सकते, बट दे कैन शेयर। ठीक है। सो जैसे डायमंड में होता है या किसी भी मॉलिक्यूल में होता है, O2 का मॉलिक्यूल है, जैसे आपके पास Cl2 जो है आपके पास मॉलिक्यूल है, एटसेट्रा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जा सकता, ठीक है, बल्कि शेयर किया जा सकता है, जिससे दोनों के ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए और दोनों जो है वो नेचुरली स्टेबल स्टेट में आ जाए। ठीक है। सो इस वजह से भी, शेयरिंग की वजह से भी उनके दरमियान क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों तरफ पार्टिसिपेट करता है, तो अट्रैक्शन जो है वो जनरेट होती है, और इस तरह की बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल्स में होती है। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री होते हैं, सो वो किसी भी एटम्स के साथ एग्जैक्टली उस तरह एसोसिएट नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और जिसको जितने चाहिए हैं पार्शली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये पार्शियल शेयरिंग का केस आता है। सो मेटेलिक बॉन्डिंग पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। वंडर वाल इंटरेक्शन की अगर आप बात करें तो ये आमतौर पे इनर्ट गैसेस में होता है। इनर्ट गैसेस जो है चूंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, सो वो कैसे इनर्ट क्रिस्टल कैसे जो है वो बाइंड होते हैं। सो उसमें ये है कि जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, सो इनर साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक के जो है वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंसेंट्रिक नहीं रहती, जिसकी वजह से डाइपोल बन जाता है। ठीक है। सो एक डाइपोल दूसरे एटम्स की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करके उनके डाइपोल बनाता है। सो डाइपोल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, दो डिफरेंट डाइपोल्स की, जिसकी वजह से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। बहुत वीक इंटरेक्शन है ये, और इस तरह का इंटरेक्शन वंडर वाल इंटरेक्शन कहलाता है। और लास्ट में आइस की एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। जब हाइड्रोजन किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलता है, सो जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सो चूंकि ये वीक एलिमेंट है, सो चार्ज की ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लोरीन की तरफ होगी, जैसे लाइक इन HCl है या H2O है, ऑक्सीजन की तरफ होगी। ठीक है। सो पार्शियली हाइड्रोजन की साइड पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। सो जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टे करता है, सो ओवरऑल नेट चार्ज उस साइड पे नेगेटिव आ जाता है, सो इसलिए एक इंड्यूस डाइपोल जो है वो बनता है। ठीक है। एक सॉरी नॉट इंड्यूस, दिस इज परमानेंट डाइपोल इन केस ऑफ आइस। सो ये डाइपोल, ये भी एक एग्जांपल है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, बट इसमें ये बेसिक बॉन्ड नहीं है, ये सेकेंडरी बॉन्ड कहलाएगा। बेसिक बॉन्ड जो है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड था। सो ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं बॉन्ड्स की हमारे पास। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है किसी मटेरियल के अंदर, उसके साथ एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि किस मटेरियल का इंटरेक्शन जो है किस मटेरियल में एटम्स का कैसा होगा, तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसमें किस किस्म की केमिकल बॉन्डिंग मौजूद होगी। आया कि उसमें आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, वंडर वाल इंटरेक्शन है, या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है जी। ये हमारी डिस्कशन थी बॉन्डिंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज की डिस्कशन में कुछ नया सीखा होगा, आपको इसकी समझ आई होगी। बॉन्ड्स के बारे में हमारी यही डिस्कशन थी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।